आदाब, नमस्कार, नमस्कारम। दूरदर्शन यादगिरी की हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेछा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक लेखक है, कवि है, रचनाकार है, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर हिंदी का परचम लहराकर 15 साल बाद आज भारत वापस लौटे हैं। होल्ड योर ब्रेथ। 100 से अधिक किताबों के ये लेखक हैं। इट इज़ आवर प्राउड प्रिविलेज कि आज हमारे साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में डॉक्टर गोपाल शर्मा जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में गोपाल जी। मुबारक कि आपने सेंचुरी मारी है। क्रिकेट का फीवर हर जगह देश में छाया हुआ है। 100 से ज़्यादा आप किताबें लिख चुके हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 100 किताबें लिखना कोई छोटी बात नहीं है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज जब मैं आपके सामने अपनी सभी कार्रवाइयों को या कारस्तानियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जी, तो मुझे स्वयं आश्चर्य होगा कि मैंने इतना कार्य कैसे कर लिया। जी, लेकिन यह कहानी बताने से पहले मैं आप सबको, क्योंकि जो यादगिरी और चमेली के सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जी, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम कहूँगा और यह कहूँगा कि वही इस कार्य के हेतु हैं। यदि वे न होते, यदि सुनने वाले पढ़ने वाले न होते तो लिखने वाले भी न होते। जी, मैंने कुछ किया नहीं है, बल्कि लोगों ने मुझसे करवा लिया है। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जी, और इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ी सेंचुरी मारी है। सेंचुरी मारने वाले तो बहुत से होंगे, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया है वह सायास भी हुआ है और अनायास भी हुआ है। अच्छा। सायास इसलिए कहूँगा क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मीरापुर में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था जी, तो उससे पहले ही मैंने हिंदी साहित्य का वह सब कुछ पढ़ लिया था जो बाद में पता चला कि एमए में पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं। ओह, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक कवि और नाटककार थे, पंडित देव शर्मा अमित, और मेरे नाना जी मेरठ के निवासी थे और वे स्वयं एक अच्छे शायर थे। अच्छा, तो तब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, प्रेमचंद से लेकर और आधुनिक काल के सब लेखकों कवियों को मैं पढ़ लिया। जी, उसका परिणाम या दुष्परिणाम यह हुआ कि जब मेरे सामने 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया जी, तो मुझे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजी में मुझे 32 अंक मिले। ओहो, और पास होने के लिए 33 अंक की ज़रूरत होती है। अरे और मुझे उत्तर प्रदेश बोर्ड, जिसे यूपी बोर्ड कहते हैं, उसने 1 अंक का कृपांक देकर पास कर दिया। अच्छा, मेरी अंग्रेज़ी इतनी कमज़ोर थी कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि ग्रेस मार्क्स का वास्तव में अर्थ क्या होता है। अच्छा। और तब मैंने निश्चय किया कि हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, जी, हिंदी में तो मैंने बहुत पढ़ लिया और फिर मैंने अंग्रेज़ी की तरफ रुख किया जी, जी, और स्वाध्याय के द्वारा ही इंटरमीडिएट किया, बीए किया। जब मेरे सभी सहपाठी बीएड में दाखला लेकर के जीवन में खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, मैंने एमए अंग्रेज़ी मेरठ विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में एमए किया और अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आया। क्या बात है। क्योंकि मैंने इन 6 सालों में हिंदी को पीछे कर दिया और अंग्रेज़ी पढ़ने लगा। बीच में इमरजेंसी आई। जी, इमरजेंसी के बाद जनता दल का शासन आया जी, और मुझे एक गुरु मिले, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अच्छा, वो इंदिरा जी के भी गुरु थे अच्छा, और उनके सानिध्य में मैंने कश्मीर जाकर योगाभ्यास अरे सीखा। वाह, वे मेरे योगाभ्यास से इतने प्रसन्न हुए जी, कि ये लड़का योगाभ्यास दूसरों को सिखाए।
जी। इसके लिए उन्होंने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भेजा अरे वाह। और वहाँ मुझे योग टीचर के रूप में नियुक्ति मिली। जी मेरी क्वालिफिकेशन योगा की इतनी नहीं थी। जी योगाभ्यास तो मुझे उतना ही आता था जितना एक बच्चे को आता है, जी सामान्य विद्यार्थियों को आता है, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी जानता था जी और अंग्रेज़ी में बोल करके बता सकता था कि शासन को इस प्रकार से करना चाहिए। दक्षिण भारत में आने पर मेरी दुनिया बदल गई। मैंने देखा कि बेंगलोर एक नया शहर है जी और यहाँ अंग्रेज़ी का प्राधान्य है और धीरे धीरे करके मैं अपनी पुरानी उसी अंग्रेज़ी की तरफ दौड़ा और तब मेरा हैदराबाद से परिचय हुआ कि हैदराबाद बड़ी चीज़ है अंग्रेज़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस जी सी जिसे आजकल इफ्लू कहते जी। हैं, पहले उसको सिफिल कहते हैं। जी। मैंने वहाँ से 2 साल का इंग्लिश टीचिंग में डिप्लोमा किया, PGCTE, PGDTE जी और नॉय और इंग्लिश जो हिंदू में आता है उसके लेखक उसमें प्रोफेसर थे प्रोफेसर सुब्रमण्यम, एक और प्रोफेसर थे प्रोफेसर शिवेंद्र किशोर वर्मा। उनके सानिध्य में आकर के मैंने यहाँ पर ये कोर्सेज किए और मैं हैदराबाद आ गया। जी योगा वहीं छूट गया अच्छा और मैंने हैदराबाद आकर अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा मैं अंग्रेज़ी का शिक्षक हो गया, लेकिन मैं 2 नावों में सवार था। मन मेरा अंग्रेज़ी की तरफ नहीं था बल्कि हिंदी की तरफ था जी और मेरा मस्तिष्क अंग्रेज़ी की तरफ था। जी तो मैंने इसी तरह से चलता रहा कि यकायक 1995 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जी से मेरा परिचय हुआ और जब मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और वहाँ के गुरुओं से मिला तो उन्होंने मुझे हिंदी की तरफ प्रेरित किया। मैंने हिंदी में MA किया, अच्छा हिंदी में MPhil किया। MPhil में मुझे पूरे दक्षिण भारत में 2 गोल्ड मेडल मिले। वाह मैंने वहाँ से PhD की जी और PhD करने के बाद इस दौरान में, क्योंकि ये एक वाक्य में समाप्त हो जाने वाला पल नहीं है बल्कि इसमें तो बहुत सालों लगे। जी जी मैंने 1975 में MA इंग्लिश किया था और 1995 में मैंने फिर हिंदी में किया जी MA। मेरी उम्र 40 साल की हो गई थी तब तक। अच्छा तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं ना हिंदी में हूँ ना अंग्रेज़ी में हूँ। एक बड़ी अजीब बात हुई जो मैं आपको बताऊँगा। मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किया हुआ विद्यार्थी था और अच्छा खासा यहाँ पर अंग्रेज़ी ही पढ़ा रहा था जी। लेकिन यहाँ के वातावरण में और कुछ लोगों ने मेरे साथ एक मजाक करना शुरू किया कि मिलिए गोपाल शर्मा से। ये गोपाल शर्मा हैं, ये मेरठ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA हैं हिंदी माध्यम से। हिंदी माध्यम कैसे हो गया? क्योंकि ये सोचते थे दक्षिण भारत में कि असली अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी माध्यम से यहाँ पढ़ाई जाती है, यूपी बिहार में तो लोग हिंदी माध्यम से अंग्रेज़ी में भी पढ़ते होंगे। तो मैंने एक बार फिर अंग्रेज़ी माध्यम तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से फिर MA अंग्रेज़ी में करने की सोची। अच्छा इसी दौरान मैं B.Ed और M.Ed कर चुका था भारती दासन यूनिवर्सिटी से और अन्नामला यूनिवर्सिटी से जी और मैंने फिर MA यहाँ यूनिवर्सिटी से किया और फर्स्ट डिवीज़न आई। वहाँ मेरी सेकंड आई थी, यहाँ मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई और उस MA इंग्लिश करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी ने BA फिर कराया। ओ कि आपको BA करना पड़ेगा तभी आप MA कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो 3 साल BA किया फिर 2 साल MA। फिर 2 साल MA किया। ओ बाप रे। और मैं उधर MA अंग्रेज़ी कर रहा था, उधर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुछ प्रोफेसर्स का जैसे प्रोफेसर दिलीप सिंह और प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी इनके सानिध्य में आने पर इन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी को भी इस रास्ते पर चला दिया कि मेरी पत्नी ने भी फिर MA हिंदी किया, अच्छा MA अंग्रेज़ी किया और MPhil किया और 2 गोल्ड मेडल लिए उन्होंने भी। अरे वाह। हम शायद दक्षिण भारत में पहले पति पत्नी हैं जिनको विश्वविद्यालय में
दो गोल्ड मेडल मिले। वाह। उन्होंने फिर पीएचडी की। अच्छा। तो मेरे पास इतना कुछ हो गया था हिंदी का। जी। और इसी दौरान हिंदी चारों तरफ हिंदी हो गई, घर में भी हिंदी, बाहर भी हिंदी। जी जी। केवल कक्षा में जहाँ मैं पढ़ाता था, जो लेक्चर्स लेता था, वहाँ अंग्रेजी थी। यहाँ तभी एक नया अखबार आया, जी। उस अखबार का नाम था स्वतंत्र वार्ता। अच्छा। वहाँ के एक जो नए शुक्ला जी, राधेश्याम शुक्ल, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल संपादक, जी। उन्होंने मुझे अवसर दिया और लगातार 7 सालों तक हर संडे को मैं वहाँ छपता रहा। अरे वाह। मिलाप, दक्षिण समाचार। जी। और मैंने लिखा, मैंने लिखता, तब से मैं लिखता चला गया। सन 2001 से लिखता चला गया, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर मैंने लिखने का कार्य जारी रखा। जी। मैं पढ़ाता रहा, मेरी पत्नी भी पढ़ाने लगी। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में। तो इस तरह से आगे हमारी जीवन की नैया बढ़ती चली जा रही थी। मैं लिख रहा था, लेकिन छप रहा था, कोई पुस्तक मैंने नहीं लिखी थी। अच्छा। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा, आपको मैंने बताया कि मुझे लोगों ने कहा कि शर्मा जी आप तो हिंदी मीडियम से एमए इंग्लिश हैं। जी। तो किसी ने मुझे ये भी कहना शुरू किया कि आप चूंकि उत्तर भारतीय हैं, इसे दक्षिण भारत में आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। अच्छा। आप रीडर बन सकते हो। ओह। एक ज़माना था जब तेलंगाना का प्रभाव यहाँ पर, तेलंगाना नहीं बना था। नहीं बना था, हाँ। तो उस समय आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वहाँ पर चौकीदार भी आपसे पूछता था कि आप आंध्रा के हो कि तेलंगाना के हो। ओह। उस समय तो उस समय ऐसा वातावरण था कि मुझे प्रोफेसर बनने की अपने रास्ते में ऐसा लगा कि मैं शायद प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा यहाँ पर। तब मुझे मौका मिला कि मैं बाहर जाऊं। अच्छा। और मैं 2005 में जितना लेखन कार्य था वो सारा का सारा यहीं छोड़ करके एक गोलकुंडा दर्पण नाम की पत्रिका यहाँ पर प्रकाशित हुई, कविता प्रधान, उसमें मैंने लिखा यहाँ दक्षिण भारत में हिंदी की जितनी गतिविधियाँ होती थीं उन सब में मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अच्छा। लेकिन मन में, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे मन में हिंदी थी लेकिन मेरे मस्तिष्क में तो अंग्रेज़ी थी। जी। मैं इसी प्रकार से बाहर चला गया। मैं लीबिया पहुंचा जिस समय गद्दाफी का शासन था। देखिए, वैसे तो लीबिया अफ्रीका में पड़ता है, जी, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन लीबिया के लोग अपने आप को मिडिल ईस्ट के बहुत करीब मानते हैं। अच्छा। धर्म के हिसाब से भी और चाल ढाल के हिसाब से भी, वो ज्योग्राफी के हिसाब से भी बहुत पास पड़ता है। जी। तो वहाँ पर, और बल्कि मैं कहूँगा पूरे मिडिल ईस्ट में, मैं तो ये कहूँगा कि सदा से ही भारतीयों के लिए एक आदर का भाव मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। जी जी जी। और विशेष रूप से भारतीय अध्यापकों का मैंने ये पूरे अफ्रीका में भी नोट किया कि भारत का अध्यापक है, वहाँ के अस्पतालों में भारत के डॉक्टर को देख करके मरीज़ इस प्रकार से लाइन तोड़ देते हैं जैसे हमारे यहाँ फिल्मों में होता है कि शाहरुख खान की फिल्म आ रही है तो उसके लिए लोग लालायित हो जाते हैं। इतनी रेस्पेक्ट है वहाँ पर टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हिंदी फिल्मों के प्रति प्रेम। जी जी जी। उन लड़कियों में या उन छात्राओं में या उन अध्यापिकाओं के मन में जो हिंदी फिल्मों के प्रति प्रेम है, अच्छा, वह इस प्रकार से वे प्रदर्शित करती हैं कि जब एक अध्यापक, वयोवृद्ध अध्यापक भी उधर से जा रहा है और वो बुर्का पहने हुए भी हैं, तो भी वो पास से गुजरते हुए अमिताभ बच्चन कह करके और चली जाएंगी। ये हिंदी के प्रति प्रेम है। जी जी जी। और हिंदी के प्रति प्रेम बाहर जो हम फिल्मों में देखते हैं, टीचर्स और डॉक्टर्स जो वहाँ पे जाते हैं, उनमें उन्हें भारत की वो छवि दिखती है। तो यही शायद आपके साथ भी वहाँ पे हुआ है। तो ये जो आप बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या बता रहे थे कि आप वहाँ पे जो आपकी एक्सपीरियंस रही है उससे वो आप मतलब लिखना आपने जब शुरू किया तो यही आपकी किताबों का एक
आइडिया बना या यहाँ से आपकी किताबें लिखने की जो शुरुआत हुई है वो क्या इसी तरह से आपकी शुरुआत हुई थी? वो जो मैं लिख रहा था तो वो तो डायरी किस्म का लेखन था। जी जैसे कि ये डायरी है। जी जी जी। इसमें लिखा हुआ है 2001। अच्छा और ये 2001 की डायरी है। अच्छा। लेकिन एक दूसरा कार्य ये हुआ, जिस प्रकार से भारत के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी जब पढ़ने जाते हैं तो उनको पुस्तकें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं जी लेकिन विदेशी विश्वविद्यालयों में जो अध्यापक जाता है उसको स्टडी मटेरियल भी विद्यार्थी को देना पड़ता है। ओह अगर हम एक आउटलाइन दी जाती है, कोर्स आउटलाइन, जी और विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है और अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वे दोनों मिलकर उसको डेवलप करें कोर्स अच्छा। को, और उसके बाद वह विद्यार्थियों को दिया जाता है ये कोर्स मटेरियल है। अच्छा। पहले दिन ही कक्षा में वह कोर्स मटेरियल दे दिया जाता है जी। कि ये आपका कोर्स है, ये कोर्स मटेरियल है। वह कोर्स मटेरियल ही इतना एग्जॉस्टिव होता है कि वो बाद में मेरे लिए कई किताबें बनी, एन आउटलाइन ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स, अच्छा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी, इस तरह की 5-6 पुस्तकें मैं केवल थोड़ा सा बदल करके उनको बाद में प्रकाशित करा सका। जी विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों से अलग पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है सब चीज़ें। जी बिल्कुल। वहाँ लोग इकट्ठा करते क्योंकि हैं। हमारे यहाँ बोर्ड्स होते हैं जो सारा करिकुलम वगैरह बना के देते हैं स्कूल्स में और बच्चों को। वहाँ वो कहेंगे शेक्सपियर अच्छा। पढ़ाना है आपको, वर्ड्सवर्थ पढ़ाना है आपको, जयशंकर प्रसाद पढ़ाना है, लेकिन क्या पढ़ाना है ये आपको तय करना पड़ेगा विद्यार्थियों से। आप शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा पढ़ना चाहते हैं? अच्छा। ओके, अगर आपको ये पढ़ना है हमको, जी ये नहीं पढ़ना हमको। बट ये भी काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इसमें आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपने एमए किया है, आपने फिर पीएचडी वगैरह करी है, तो एकेडमिक्स के प्रति जो आपका शुरू से झुकाव रहा है, जो आपका एक्सपोजर रहा है, जो आपका लगाव रहा है एकेडमिक्स के प्रति, उसने ये काफ़ी मदद करी होगी आपकी रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर बच्चों के सामने एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करके फिर उनका ओपिनियन लेकर ये बनाना। आप तो काफ़ी हिट रहे होंगे बच्चों के। बिल्कुल इस हिट में जी कई बार शशोपंज में और परेशानी में पड़ जाते थे। अच्छा। क्योंकि यदि आपने बहुत अच्छा बना लिया है जी, स्टडी मटेरियल और वो आपका नाम लिखा हुआ है और उसी स्टडी मटेरियल को किसी दूसरे प्रोफेसर ने देख लिया और उसमें अपना नाम डालकर दे दिया, तो वहाँ उस व्यक्ति की नौकरी चली जाती थी। अच्छा। वहाँ आपको ओरिजिनल होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपके विद्यार्थियों को भी, तो उससे क्या होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड इंडिविजुअलिटी आपकी दिखाई देती है। बिल्कुल। और जो विद्यार्थी जो पढ़कर आते हैं वहाँ कन्वोकेशन पहले होता था, एग्जामिनेशन बाद में होती थी। अच्छा। क्योंकि विद्यार्थी कहता था कि मुझे पास तो होना ही है, तो मैं टेंशन के बाद क्यों ये ड्रेस पहनूं काली। करेक्ट। वो पहले कन्वोकेशन करवाते थे। अच्छा। क्योंकि उनको इतना विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि पास तो हम होंगे। अच्छे कितने अंक आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं। जी। तो जो स्ट्रेस का भारत में चल रहा है, ये देखिए कि वो उनको ये पक्का पता है कि आपको पास तो होना ही है, ग्रेड ही तो आना ही है ना। जी। भारत के हर स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की बहुत खबरें आती हैं। जी। लेकिन मेरे जीवन के 15 वर्षों में मैंने कभी भी विद्यार्थियों को अपने बाद आते हुए नहीं देखा और मेरे कक्षा छोड़ने के बाद भी वो बैठे रहते थे। अच्छा। और कभी अगर मैं किसी कक्षा को नहीं लेता हूं तो वो ये कहते थे कि इसके बदले में क्यों नहीं आप दूसरी कक्षा कब लोगे। अरे वाह। ये कभी अटेंडेंस की कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब मैंने कक्षाओं में देखा कि विद्यार्थी हैं लेकिन लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के कहाँ हैं लीबिया में, एक बार मैंने पूछा। अच्छा। 4-5 लड़के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, लड़कियों ने, कि लड़के हैं पुलिस में या मिलिट्री में। ओह। गर्ल्स आर गिवन एजुकेशन and boys are given education वाह। to go to war. ओह। This is Libya.
जी जी। But in some African countries, this is different. अच्छा। They study and MA की क्लास में एवरेज स्टूडेंट की एज 50 इयर्स होती है। 50? 50, बाप रे। because they can't afford that kind of education. They collect money for 20 years, 10 years, and then they get masters. पर तारीफ करनी होगी, मतलब वहाँ पे फिर भी एजुकेशन के प्रति 50 साल की उम्र में एवरेज जो आके पढ़ने की उनकी जो इच्छा है, ये देखिए वो अभी भी इतनी मतलब जागृत प्रगाढ़ है। है। हाँ, मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, वो आकर पैसा उसमें जोड़ते हैं, करते हैं। बहुत काबिले तारीफ है ये इसीलिए वो बात। क्लास नहीं छोड़ते। हाँ, इसीलिए वो क्लास नहीं छोड़ते। करेक्ट। लेकिन उन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में जी। और ईस्ट अफ्रीका में 100% अटेंडेंस होती है। वे गरीब मुल्क हैं, जी। 57 मुल्क हैं अफ्रीका के, जी। बहुत गरीब हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर भारत में आए थे और अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया जी। G20 में, जी 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 जी। उनके देश में बहुत गरीबी है और 25 लाख लोग हैं उनके देश में। अच्छा। लेकिन वे लोग मेहनत करके आगे आना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य है कि भारत जैसा प्रजातंत्र किसी भी देश में नहीं है। ये भी बात है। जी, इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चमेली में आप सबका स्वागत है। गोपाल जी, आपकी जो खास रुचि रही है किताबों में, वो है जीवनियों की तरफ, बायोग्राफीज़ की तरफ। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि लेखक जो होते हैं, कवि जो होते हैं, जो शायर होते हैं, आसपास की अपनी जो दुनिया है, जैसे नेचर हो गया, सुबह की वो हल्की सी जो किरण होती है, बारिश की जो बूंदें होती हैं, उसमें वो अपना इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। कभी कभी जैसे ह्यूमन इमोशंस हैं, उसमें हम अपना इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। बट जीवनियाँ लिखने वाले थोड़े कम लेखक होते हैं, बट आपने 30 से ज़्यादा जीवनियाँ लिखी हैं। इसके प्रति आपका झुकाव कैसा रहा? किताबों के प्रति, लिखने के प्रति आपका झुकाव, आपकी रुचि कहाँ से शुरू हुई? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। कुछ तैयारी तो मेरी भारत में ही हो गई थी जब मैं कुछ समाचार पत्रों के लिए नियमित स्तंभ लिखने लगा था जी। और उसमें ख़ास बात ये होती है कि यदि किसी महान साहित्यकार की मृत्यु होती है तो श्रद्धांजलि स्वरूप उसके जीवन को लिखा जाता है और उसको लोग पढ़ते हैं दोबारा से। तो मैं बहुत कुछ लिख चुका था। भारतीय अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 36 अंकों में मैं लिख चुका था, जिसमें भारतीय अंग्रेजी का इतिहास मैंने लिख डाला था। तो लिखने का अभ्यास हिंदी में काफ़ी था। लेकिन जब मैं भारत आया तो एक दिन ऐसा हुआ, 2013 की बात है, कि मेरे पुत्र ने मुझसे कहा कि यहाँ हैदराबाद में एक गुजरात से एक नेता आ रहे हैं और वह मैं देखने जाऊँगा, उनका बड़ा चर्चा है। अच्छा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 5 रुपए का टिकट है। अच्छा। मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, बहुत सारे लोग मिल करके भारत के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन जी चला रहे थे और देश का वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया था। जी जी। और उस समय खबरें भी बड़ी चटपटी होने लगी थी। तो उस समय कोई व्यक्ति, कोई नेता हैदराबाद में आ रहा है और 5 रुपए उसका टिकट है जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर उन बच्चे को पैसे तो नहीं देने थे, लेकिन पता चला कि नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा। जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। जी। मैंने उनके बारे में पढ़ा और पता चला कि वास्तव में उनमें बहुत पोटेंशियल है। वो मैंने पढ़ा और उसी क्षण, उसी दिन मैंने एक किताब लिखनी शुरू की। वह किताब मेरी पहली जीवनी थी। अच्छा। जो 2014 में प्रकाशित हुई, क्योंकि प्रकाशक ने उसको प्रकाशित ही तब किया जब वो प्रधानमंत्री बन गए। चाहे वो पुस्तक लिख ली गई जी, क्योंकि मैंने उसमें एक चैप्टर वह भी डाला था कि मोदी जी की कुंडली
विभिन्न ज्योतिषियों की नज़र में कि ज्योतिष क्या कहते हैं, ज्योतिषी क्या कहते हैं, ये शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। कि ये प्रधानमंत्री वो पुस्तक आप दिखाएं, जी, यूथ आइकन नरेंद्र मोदी, और पीछे उसमें वही चित्र है जब वे बहुत सारे लोगों बच्चों से मिल रहे हैं, अच्छा, युवकों से मिल रहे, तो यूथ आइकन, जी वो 60 प्लस का व्यक्ति यूथ आइकन बन गया था। जी जी जी। तो यह किताब मैंने लिखी और उस किताब की सक्सेस के बाद मुझे लगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। जी, और उसके बाद चूंकि मैं उस समय इथोपिया पहुँच गया था, अच्छा, और इथोपिया से मेरा जाना हुआ दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मैंने देखा कि जिस प्रकार से गांधी जी को हम पूजते हैं भारत में, वैसे ही नेल्सन मंडेला को वहाँ पर पूजते हैं, और उन्होंने भी एक चमत्कार किया है। अच्छा, वह चमत्कार ये है कि गांधी जी से दूने टाइम वे जेल में रहे, 27 साल जेल में रहे। जी जी। और वह, तो मैंने एक पुस्तक तुरंत उन पर लिखी, अच्छा, और वह उस पुस्तक का टाइटल है अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला। ओह, क्योंकि जोड़ना तो भारत से ही है ना, जी जी जी, बिल्कुल। यह दूसरी जीवनी हो गई। अच्छा, और मैं जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वोलेगा यूनिवर्सिटी जी, निकम्ट में, वहाँ पर उसकी बड़ी तारीफ हुई, और वहाँ जो आज प्रधानमंत्री हैं जिनको पीस प्राइज़ मिला है, जी, उनको मैंने वह पुस्तक दिखाई, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, तो मुझे लगा कि वास्तव में कोई ना कोई ऐसी पुस्तक लिखी जानी चाहिए जो भारत से लोगों को जोड़े और भारत के लोगों को जोड़े। जी, तो जैसे ही मुझे पता चला कि कमला हैरिस भारत से जुड़ी हुई हैं, जी, और ये भी देश में हमारा नाम रोशन करेंगी और भारत के बाहर भी रोशन करेंगी, जी, तब मैंने कमला हैरिस पर पुस्तक लिखी। अच्छा, कमला हैरिस के बाद मैंने फिर तो नादिया मुराद पर लिखा। जी, नादिया मुराद को नोबेल प्राइज़ मिला। जी, उन्होंने ISIS से टक्कर ली थी और उनकी कैद में रही थी। वह भी एक बहुत बड़ी बढ़िया कहानी थी, क्योंकि हम पहले ही इस प्रकार की कहानियों को देख चुके थे। और उसके बाद तो भारत के राष्ट्रपति पर लिखा, जी, पहले जो राष्ट्रपति थे उन पर लिखा, उसके बाद अब जो राष्ट्रपति हैं उन पर लिखा, शिक्षा मंत्री पर लिखा। अच्छा, और एक एक किताब नहीं, जो अब जो राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर लिखा है, तो वो तो 6 भाषाओं में छप गई। द्रौपदी मुर्मू जी पर जो पुस्तक लिखी 6 भाषाओं में छप गई, और उसकी जो परिमार्जित परिनिष्ठित किताब है वह प्रकाशक के पास है, 7वीं किताब। ओह, क्या बात है। फिर हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर पर किताब लिखी गई, अच्छा, यूपी के चीफ मिनिस्टर पर किताब लिखी गई। और मेरे साथ ये अच्छा है कि मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों जानता हूँ, इसे जब मैं एक किताब लिखता हूँ तो उसका मतलब 2 हो जाता। अच्छा, लेकिन वे दोनों अनुवाद नहीं होती जी, दोनों अच्छा, अलग अलग दोनों अलग अलग होती है। सब कुछ अलग अलग होता है, केवल उसमें आत्मा एक होती है, लेकिन पुस्तकें अलग अलग होती हैं। क्योंकि मैं अनुवाद पर भी मेरी एक पुस्तक है, मैं अनुवाद सिद्धांत पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा। मैंने दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक जॉक दरिदा पर किताब लिखी, जो भारत में मेरे अलावा किसी ने जॉक दरिदा पर कोई काम नहीं किया। मैंने 450 पृष्ठों की वो किताब लिखी। वाह। और उसको भारत की सरकार ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उसकी प्रतियां खरीदी। अच्छा। और खरीद करके विश्वविद्यालयों में बंटवाई, क्योंकि वो पुस्तक उपलब्ध ही नहीं है। ओह, और चूँकि 100 पुस्तकें हो गई, और तो मुझसे लोग पूछने लगे, आप इतना अच्छा लिखते कैसे इतना कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 100 किताबें लिखना कोई मजाक नहीं है। मतलब वो टॉपिक भी सोचना, उस पर रिसर्च करना, मतलब वो, चलो पहले तो लोग पेपर पे कलम से लिखते थे, बट अब लैपटॉप पे भी टाइप करके, बट वो एक फ्लो ऑफ आइडियाज़ जो होता है, 100 टॉपिक्स के बारे में सोचकर उस पर रिसर्च करके वो लिखना, लोग तो अपनी पूरी जीवन में एक किताब लिखते हैं, बट आपने 100। मोदी जी ने एक दिन कहा कि सबसे पहले देश के राष्ट्रपति कौन से थे, तो हम कहेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। जी।
बहुत आगे कोई बहुत अपने आप को 30 मार खा के वो कहे नहीं नहीं राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। लेकिन एक बार उन्होंने अफगानिस्तान की संसद में जाकर ये कहा कि 1915 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ये पदवी दी गई थी। उन्होंने बाहर देश की सरकार बनाई थी। अच्छा। और हम इनके नाम से एक यूपी में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अच्छा। मैं तुरंत नीदरलैंड्स गया और वहाँ जिस प्रोफेसर ने वो निकाला था खोज करके उनसे मिला और मैंने अपनी किताब राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर लिखी। वाह। वह यूनिवर्सिटी बनी और मेरी किताब आई। मेरी पुस्तकों को खरीदने वाला गोपाल शर्मा के नाम से पुस्तक नहीं खरीदता है, बल्कि वह खरीदता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए खरीदता है, या निशंक जी पर मेरी 4 किताबें हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत हिंदी में लिखा है, आप मुझ पर लिखिए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो हिंदी में लिखता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा तो ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी लिख दूंगा एक किताब जी, और अंग्रेजी में लिखूंगा। तो जब उनको कोरोना हो गया और उनके जीवन की लोग दुआएं मांगने लगे, तो वो हर रात को 2 या 3 कविताएं लिखते थे। अच्छा। और उन 2-3 कविताओं को मैं उसी दिन ट्रांसलेट कर देता था और उनको मैं वो किताब छपी। अच्छा। क्रॉनिकल ऑफ ए कोरोना वॉरियर। ओ। जैसे ही वो बाहर आए वो किताब आ गई। ऐसे मैंने कम से कम 10 या 20 लेख को की कृतियों का अनुवाद किया है। 10-20 उपन्यास मैंने ट्रांसलेट किए हैं। क्या बात है। क्योंकि ट्रांसलेट करना तो बहुत आसान काम है मेरे लिए। ट्रांसलेशन स्टडीज़ पर काम किया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि लोग ये पूछते हैं कि ये आप करते कैसे हैं जी। तो इसके लिए भी मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बेहतर राइटर कैसे बने। वाह। आप ये देखिए कि बेहतर राइटर कैसे बने में बेहतर शब्द उर्दू का है जी, राइटर शब्द इंग्लिश का है, कैसे बने हिंदी का है। क्या बात है। तो अगर आपको बेहतर राइटर बनना है जी, तो उसमें हमने कुछ सूत्र दिए हैं। अच्छा। और वह जिस प्रकार का लेखन मैं करता हूँ, एक लेखन होता है जिसे कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। जी। भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज विश्वविद्यालयों में बहुत कम चलाते हैं। जी। जहाँ चलाते भी हैं वहाँ बंद हो जाते हैं। हिंदी के तो चलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हिंदी में हर कवि, बुरा मत मानिए और मेरे बहुत सारे दर्शक बुरा मानेंगे भी जी, लेकिन हिंदी में हर कवि अपने आप को अच्छा कवि समझते, इसीलिए यह बेहतर शब्द दिया, क्योंकि सब लोग अपने को अच्छा कवि लेखक मानते हैं। इसलिए मैंने कहा बेहतर कैसे बने। जी। लेकिन आज गुड बनना ही दुश्वार है, बेहतर तो क्या बनेंगे। तो अगर आपको बेहतर राइटर बनना है तो बेहतर रीडर बनिए। अच्छा। रीडर बनने पर ही आप राइटर बन सकते हैं। मेरे जैसा अगर आपको बनना है या बहुत कुछ लिखना है तो बहुत कुछ पढ़ना भी होगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब क्रिएटिव राइटिंग शुरू की तो मैं डरता था अच्छा कि मैं कुछ लिखूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे। मैं यहाँ की काव्य गोष्ठियों में जाता था तो मेरी पत्नी कहती थी अखबार में फ़ोटो आते हैं सबके, लेकिन आपका तो फ़ोटो भी नहीं आता, आप इतना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो एक दिन मेरा फ़ोटो आ गया। अच्छा। वे खुश हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इसमें तो आपका तो नाम तो है नहीं, फ़ोटो तो आ गया है छोटा सा आपका, लेकिन नाम नहीं है। तो मैंने कहा देखिए ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है XYZ और अन्य, ये और अन्य में मेरा नाम है। वे हंस पड़ी जी। और मैंने एक पहला व्यंग लिखा और अन्य। अरे वाह। किस सुनाइए आप मैं एक व्यंग सुनाऊंगा जी। तो मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों के सामने मैं इसको प्रकाशित करूं। प्रकाशित हो गया वो व्यंग। अच्छा। लेकिन वो वैनतेश शास्त्री के नाम से। ओह। तो मैं सन 1995 से मैंने वैनतेश शास्त्री के नाम से लिखना शुरू किया और यहाँ की तमाम दक्षिण भारत की
पत्र पत्रिकाओं में वेंकटेश शास्त्री के नाम से अनेक व्यंग छपने लगे। ओह, हरिवंश राय बच्चन की पीएचडी थीसिस W.B. ईट्स पर है, ओकल्टिज्म इन W.B. ईट्स, ओह, और वो लेक्चरर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी में, और उन्होंने पीएचडी 48 साल की उम्र में की। ओह, तो जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया आप इतनी उम्र में क्यों कर रहे हो, तो मैंने ये उदाहरण दिया कि मैं इतनी उम्र में इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने भी तो 48 उम्र, और वो जीवन भर प्रोफेसर नहीं बन सके अंग्रेजी के, और हिंदी के बहुत बड़े कवि माने गए। जी। तो ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी में कवि और लेखक हुए हैं जिनकी बैकग्राउंड अंग्रेजी में थी। जैसे रामविलास शर्मा, वे बहुत बड़े राइटर हुए लेकिन अंग्रेजी के थे जी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी से प्राप्त ज्ञान को हिंदी में दिया। आपका जैसे दोनों भाषाओं में काफ़ी एक्सपोजर रहा है, आपने दोनों में पीएचडी करी है, आप ये बताइए कि ये कंपैरिजन पता नहीं सही है या गलत, बट इंग्लिश और हिंदी मतलब किस तरह से अलग है, किस तरह से जुड़ी हैं, अगर जुड़ी हैं तो? और देखिए, भाषा परिवार जैसे कहते हैं ना, लैंग्वेज फैमिली, हाँ, तो हिंदी और अंग्रेजी की लैंग्वेज फैमिली एक ही है, इंडो यूरोपियन। अच्छा, भाषा परिवार एक ही है। हमारी भाषा में जिस प्रकार से हम भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी भी बोली जाती है जी, और बहुत सारे शब्द भी हमारे मिलते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। ओके, वो यहाँ पर भारत में 19वीं शताब्दी में भारत आए थे एक जज बन करके, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी और ये सिद्ध किया। एक उन्होंने रॉयल सोसाइटी कलकत्ता में एक प्रपत्र पढ़ा कि जो अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाएं हैं बहुत सारी, और बहुत सारी भाषाएं हैं वो एक ही फैमिली की हैं जी, जैसे उन्होंने कहा पितृ संस्कृत का शब्द है जी, वो किसी भाषा में जाकर पेटर हो जाता है, कहीं जाकर फादर हो जाता है। अच्छा, तो हमारी एक सूत्र सा चला है या एक नदी सी है जिसमें संस्कृत उधर है, उधर ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी तो बात की भाषाएं हैं। जी, तो इनमें एक अंदर सूत्र है, कॉमनैलिटी, कॉमन चीज़ है, एक सूत्र है जो कि इनको एक सा करता है। उनकी उस बात को थोड़े दिन तक तो लोग समझ नहीं पाए थे कि सर विलियम जोन्स कह क्या रहे हैं, क्योंकि वो तो जज थे। करेक्ट। लेकिन बाद में उन्होंने एक प्रकार से भाषा विज्ञान जिसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं उसकी नींव डाली, और मैंने इस भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, उन्होंने हिंदी भाषा विज्ञान पर काम किया था। वो इन्हें गिने भाषा वैज्ञानिकों में थे। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 60-70s में, और उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स हिंदी में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उनका मुख्य कार्य ज़्यादातर उन्होंने जो लिखा था वो अंग्रेजी में लिखा था। अच्छा तो मेरे गाइड को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अंग्रेजी में पढ़ करके उसे हिंदी में वालों को बताए। तो वो काम मैंने किया कि प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का जो सैद्धांतिक और अनुप्रयोगात्मक जो लेखन है वह वास्तव में है क्या। अच्छा, जबकि मेरा अंग्रेजी में है इंटेलिजिबिलिटी ऑफ ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश जो है, ग्लोबल इंग्लिश, उसकी वो इंटेलिजिबल कैसे हो जाती है। जी, हाउ डू यू स्पीक टू ए पर्सन ऑफ अफ्रीकन origin and he understands you, and how do you understand him, and without interference of British English. अच्छा, मैं ब्रिटिश शुरू में तो ये था ना ब्रिटिश इंग्लिश को हमको पढ़ना चाहिए जी, जैसे वो बोलते हैं वैसे हम बोलते हैं, लेकिन अब जैसे हम बोलते हैं वैसे आप समझो, नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में हिंदी को सबसे आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा जो अध्यापक है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं। बिल्कुल, तो दूसरे लोग उसका संज्ञान लेते हैं बिल्कुल कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। जब लोग उनके सामने साष्टांग दंडवत कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति में ऐसा करते हैं, उन्होंने सीखा।
मुझे आप अब अपने व्यंग सुनाइए, क्योंकि आपने शायद लिखा है काफी कुछ और उसे देखिए, हम ये सुनना तो चाहते हैं। बेहतर राइटर कैसे बने पुस्तक है। मैं आपको पहले एक कविता सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। छाछ हमको खुद मलाई क्यों खफा हो, अब न देता है सुझाई क्यों खफा हो, जूतियों में दाल तो बटती रही है, अच्छा। आज तुमको मिल न पाई क्यों खफा हो, जब जला गुलशन हमारा सेकते तुम थे, अच्छा, स्वर्ण नगरी डगमगाई क्यों खफा हो, क्या बात है। भर लिया उत्कोच से, उत्कोच रिश्वत को कहते हैं, अच्छा। भर लिया उत्कोच से तो घर सभी ने, ओ, तहलके ने की खिंचाई क्यों खफा हो, एक तहलका तहलका स्कैम कांड जो हो। हुआ था, हाँ। हाँ। तहलके ने की खिंचाई क्यों खफा हो, हम रहे बोते फसल काटते तुम थे, ओ, अब जरा अपनी चलाई क्यों खफा हो। अब ये इसमें देखिए व्यंग, पर ये कितना रेलेवेंट है आज भी। आज भी। मतलब फसल तुमने बोई, काट हम आज रहे हैं, तुम क्यों खफा हो। हाँ। मतलब भारत की जो पोजीशन पहले थी, आज जब हम अपना हक जमा रहे हैं, क्यों खफा हो। ब्यूटीफुल। अगला देखिए, तुम युगों से चल रहे बाईं दिशा में, लेफ्ट, तुम युगों से चल रहे बाईं दिशा में, चाल सीधी जो दिखाई क्यों खफा हो। क्या बात है। अब ये कवियों पर व्यंग है। बाल कवियों के यूं ही बढ़ते रहे हैं, कवि जो होते हैं बाल बढ़ा कर रखते हैं। जी जी जी। कंघियां गंजों ने पाई क्यों खफा हो। अंतिम बंद है, जी पोथियां तुमने अनेकों बाँच डाली, जी। हमने एक रचना सुनाई क्यों खफा हो। क्या बात है, क्या बात है। तो ये पुराना ही लिखा हुआ है। एक और रचना है जी। ये रविवार 9 जनवरी 2005 को प्रकाशित हुई थी। अच्छा। और उस ज़माने में मोबाइल स्टार्ट हुए थे। हाँ, बहुत कम हुआ करते थे। इस व्यंग रचना को मैं इसलिए भी यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर वेणुतेज शास्त्री नहीं लिखा हुआ। अच्छा। तब तक मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया था अच्छा। कि मैं लोगों को अपने नाम से रचना सुना सकता था। वाह। इस व्यंग का शीर्षक है मोबाइल प्रेम। ओ, मोबाइल शब्द में यहाँ दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ आपको अगर समझ में आएंगे तो व्यंग समझ आएगा। जी प्रेम करना एक ऐसी क्रिया है जो हर भाषा में पाई जाती है। जी भाषा की बात तो जाने दीजिए, मूक बधिर भी प्रेम करते हैं। बिल्कुल। हाँ, उनका प्रेम थोड़ा मीठा सा होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए प्रेम पत्रों का चलन कब शुरू हुआ ठीक से कहा नहीं जा सकता। पुराने जमाने में नल दमयंती का प्रेम संदेश हंसों ने इधर उधर किया और नए जमाने में कबूतर जा 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 कहकर गाने गाए गए। तब कबूतरों को दाना डालने के अलावा कोई खर्च न होता था। वास्तव में भारतीय संस्कृति में प्रेम जरा भी खर्चीला शगल न था। स्त्रियां बैठे ठाले घर में ही प्रेम कर लिया करती थी। जी मुगले आजम की मधुबाला जब रंगीन न थी तब भी वह इश्क में जीना, इश्क में मरना की रट लगाए रहती थी। और अब भी इसके आगे बेबस है इंसान कहकर शाहरुख खान कहता है मैं हूं ना। अरे वाह। ये ध्यान रखिए, 2005 की रचना है। जी आप बीती कहने का जमाना तो रहा नहीं, जग बीती ही जब कह रहे हैं तो वही कहने में समझदारी है। पहले मिलने मिलाने को तो होता नहीं था। जी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम से लेकर तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें का विवेचन करके देखा जाए तो समझ में आ जाता है कि आज की बात अलग है। मोबाइल जमाना है, सुविधा ही सुविधा है। पहले की प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखने पढ़ने में कष्ट ही कष्ट होता था। अच्छा। किंतु अब तो SMS का जमाना है। SMS आता जाता है। इस नई परिपाटी ने प्रेम को खर्चीला तो बनाया है किंतु खर्च कहाँ नहीं होता। मोबाइल ने अंदाजे इश्क बदल डाला है। अब चिट्ठी को कबूतर की चाल में चलने की जरूरत नहीं। वह किस चाल चल रही है देखने वाले नहीं, महसूस करने वाली बात है। जब उनका SMS आता है तो जब आपका SMS आता है मेरा रोम रोम मचल जाता है, अंग अंग में गुदगुदी होती है,
दिल धक 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 करता है। ये SMS का कमाल नहीं, साला मोबाइल वाइब्रेटर पर होता है। ये हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली बात है। जी। तो तब ऐसी अभिव्यक्ति पाती थी, हमने उनको प्यार किया था अबला समझकर, उनके बाप ने हमें पीटा तबला समझकर। अच्छा। और आज के मोबाइल में निम्नलिखित संदेश आता है, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, अब तुम ही बताओ मेरी जान जनाना, तुम किसी भूत या किसी प्रेत से कम हो। मोबाइल के साथ जब ईमेल भी जुड़ गया तो 1 और 11 हो गए। 1 और 11। ईमेल तो अब बहुत सामान्य बात हो गई है। अब तो ईमेल से शादी भी होने लगी है। हमारे जमाने में फीमेल से शादी होती थी। अच्छा। इसका पछतावा हमारे बिहारी बाबू को सदा रहेगा। अच्छा। खैर, उनकी मासूमियत उन्हें मुबारक। मोबाइल प्रेम में सब कुछ है पर मासूमियत नहीं। आज के युवक युवतियां तो कामुकता के देसी उफान में गड़बड़ और गड़म गड़म हो रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा मिले इंटरनेट पर अश्लीलता का व्यापक बाजार सजा है। कभी की संकोची भारतीय लड़कियां बिंदास नजर आती हैं। उनकी दबी हुई यौन ऊर्जा के साथ सर्च इंजनों से फूट पड़ती दुनिया का एक ही स्वर है। आज की युवा पीढ़ी को करी से भी ज़्यादा तीखी बताया जा रहा है। इंटरनेटी युग में जहां एक और अश्लीलता और खुलापन आ गया है, वहीं कंप्यूटर ने प्यार को नई तरह की अभिव्यक्ति का मौका भी दिया है। सलमान भाई की वे जाने, हम क्यों आपको तर्क कुतर्क में ले चलें। आप तो नए ढंग से इश्क लड़ाते हुए कंप्यूटरी लेखन को देखें। 4 पंक्तियां हैं। शायद मेरे प्यार को टेस्ट करना भूल गए, दिल से ऐसा कट किया कि पेस्ट करना भूल गए। बहुत बहुत मज़ेदार है ये। मतलब पर एक चीज़ है, ये 2005 में लिखी हुई है, बट ये आपका हर एक शब्द आज उतना ही रेलेवेंट है जितना शायद 2005 में था। या तो आप बहुत दूरदर्शी हैं, मतलब आपने शायद फ्यूचर पढ़ लिया। और बिंदास बालिका कहती है, तुम्हारे सामने हैं इतने आइटम, कभी हमें भी क्लिक करो, हमारे प्यार के आइकन पर कभी तो तुम डबल क्लिक करो। अच्छा। तो ये रचना आगे चलती चली जाएगी। बहुत खूबसूरत। इससे अच्छा है कि आप विषय परिवर्तन करके कुछ और पूछें। नहीं, बट बहुत खूबसूरत है ये। अगर ये कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। ऐसी रचनाएं तो 50 हो गई होंगी, बट 2005 में लिखी हुई है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जो फ्यूचर है लेखन का, जो आप जैसे जो लोग हैं, हरिवंश राय का आपने एग्जाम्पल दिया, आपने कई और ऐसे लोगों का जो एग्जाम्पल दिया, इनके जो आइडियाज़ होते थे, इनकी जो थॉट्स होती थी, जहाँ तक हमें पता है ये बहुत ओरिजिनल है। मतलब हमें आज जो हम देख रहे हैं, जैसे ChatGPT है और बाकी जो कंटेंट राइटर्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो ओरिजिनलिटी और जो इंसान की सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है, कम होती जा रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और जो आज के जो बडिंग राइटर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो लिखने के प्रति जिनका झुकाव है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे आपकी बात सुनकर के 2 राइटर्स का ध्यान आ रहा है। एक तो पुस्तक थी फ्यूचर शॉक, फुकुयामा की किताब थी। वो सन 75 में निकली थी, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे और नए नए। तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक पेन खरीदेंगे और उसको लिख करके उसको पेन को फेंक दिया करेंगे। थ्रो अप कल्चर उन्होंने नाम दिया था कि हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, और यूज़ एंड थ्रो शब्द बना जी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में हम अपने पेन में निब डलवा लिया करते थे। लेकिन वो हुआ। ऐसे ही आज एक और राइटर हैं, युवाल नोआ हरारी, इज़राइल के हैं। वो कहते हैं कि IE ऐसा आया है जिसको हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, या AI IE नहीं, हाँ AI। हमारे प्रधानमंत्री तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक जर्सी या टी-शर्ट में लिख करके देते हैं, A फॉर अमेरिका एंड I फॉर इंडिया। लेकिन वास्तव में ये है भस्मासुर से जड़ होती है। एक भस्मासुर नाम का एक दैत्य था हमारे
मिथ की जीवन में आता है बिल्कुल। कि जो बड़ा ही विध्वंसक हुआ। IE हमारे सामने अभी शैशव में है और ChatGPT और बार्ड AI को मैं प्रतिदिन प्रयोग करता हूँ। मैं पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जाया करता था हिंदी के बारे में बोलते समय, जी। और एक बात कहा करता था, एक दोहा पढ़ा करता था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बलिया वाला व्याख्यान बहुत लंबा है जो उन्होंने अपने मस्तिष्क से और दिल से निकाल करके रखा है, और आज भी इतने साल बाद, 150 साल बाद भी आज भी हर हिंदी दिवस पर वो पढ़ा सुना जाता है। अरे वाह। लेकिन IE या जो भी उसका नाम AI रखिए या AI रखिए, वह इस प्रकार की बातों को केवल जो जानकारी है उसको दे सकता है, लेकिन वह क्रिएट नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसमें भावनाएं नहीं है। बिल्कुल। तो वह आपके लिए एक अच्छा प्रेम पत्र लिख सकता है, वह आपको ये बता सकता है कि भारत ही नहीं, बहुत सारे विश्व में दूसरे देश ऐसे हैं जो हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा। और भारत ही नहीं, अनेक देश ऐसे हैं जो अपनी अपनी भाषा का दिवस मनाते हैं, लेकिन वह ऐसी कविता नहीं लिख सकता जैसी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख गए, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं। जी। तो यदि दिल से बात करनी है तो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को देखना होगा। क्या ऐसा दिन आएगा? यदि वह दिन आएगा तो हमारी और आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। नहीं, बट ये बहुत कोई सना बैठ करके हमारा इंटरव्यू लेती होगी। बट ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है। एक लास्ट, आप आज की जो युवा को है जो लिखना चाहते हैं, उन्हें आप 2 शब्दों में, 2 लाइन में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप लिखना चाहते हैं, आज लिखना चाहते हैं, तो आज के लेखकों को पढ़ें और कल के लेखकों से प्रेरणा लें। यही मैं कहना चाहूँगा। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आज के लिए लिखें, कल का ध्यान रखते हुए। और जब मैं कल कहता हूँ तो कल के 2 अर्थ हैं। जी। जो आपका रेंज है डिस्कशन का, वो एजुकेशन से लेकर, किताबों से लेकर, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है उससे लेकर, भाषा की जो प्रति आपका प्रेम है, आपका लगाव है, उससे लेकर, लेखन से लेकर, जीवनियों से लेकर, मतलब ऐसी कोई चीज़ शायद आपने छोड़ी नहीं है कि भाई मतलब मुझे सब कुछ करना है, एक जीवन है, मुझे सब कुछ करना है। बहुत काबिले तारीफ़ रही है आपकी जो भी आज तक की जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है। बहुत मज़ा आया और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप दूरदर्शन के हमारे स्टूडियोज़ में आज आए, आज हमारे साथ जुड़े, हमें इतनी मज़ेदार बातों से रूबरू कराया। और हम ज़रूर चाहेंगे कि अच्छा, आपकी अगली किताबें जो आ रही हैं उनके बारे में भी क्विकली बता दीजिए हमें। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बदल गए, अच्छा, और वे भी भारतीय मूल के होंगे, तो वो पुस्तक तैयार होने लगी। अरे वाह। क्योंकि मेरा ध्यान यही रहता है कि मैं ऐसे, और एक मैं तिरुपति बालाजी पर लिख रहा हूँ। ओह। क्योंकि तिरुपति बालाजी पर भी हिंदी में किताब नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहता हूँ, जैसा कहते हैं ना, लोग कहते हैं ट्रांसलेटर्स इनविजिबिलिटी, मैं कहता हूँ राइटर्स, जो लेखक है, द डेथ ऑफ द ऑथर। लेखक को लिखने के बाद हट जाना चाहिए, डिटैच हो जाना चाहिए उस चीज़ जो से। कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मोर। द रीडर इज द किंग। रीडर, लिसनर और द पर्सन हु इज लुकिंग एट मी इज द किंग। मैं नहीं, बल्कि आप। आई एम यू। वाह, बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आज डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने हमें आज बताई हैं, जो हमारे साथ बात करी, जो उन्होंने बताई, उनकी इंस्पिरेशन जो रही है जीवनियों से। एक चीज़ का जो सार निकला है आज उनकी बातों से, वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है, बहुत ही अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से। ये उनके किताबों में, उनकी जो अगली किताबें आ रही हैं, जो उन्होंने आज भी लिखना शुरू किया है, जैसे नरेंद्र मोदी पे उनकी पहली किताब रही है, ये उन्होंने तब लिखना शुरू किया था जब वो सीएम थे गुजरात के। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, तब उनकी बुक छप चुकी थी।
ये उनका जो नज़रिया है, जो उनकी अवेयरनेस है, जो आसपास उनके हो रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। और ये आपके लिए भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा रीडर बनिए, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनिए। आपके आसपास की जो दुनिया है उस पे एक बहुत ही तेज़ पैनी नज़र रखिए। केवल मोबाइल में ही मत घुसे रहिए। आपकी दुनिया मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। किताबों की भी अपनी एक माया जाल है। जो गोपाल शर्मा जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, प्लीज़ उन्हें पढ़िए। और उनकी जीवन की ये जो सारी मेहनत है जो किताबों में उन्होंने उतारी है, उससे आप रूबरू होइए। हमारा ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा अगर लगा तो अगले हफ्ते भी हम एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेछा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर गोपाल शर्मा जी की बातें आपने सुनी, बहुत मज़ा आया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि दूरदर्शन में आज आप आए, हमसे बहुत बहुत सारी खूबसूरत बातें करी, अपनी किताबों के बारे में हमें बताया और एक बहुत ही खूबसूरत आपने हमें मैसेज भी दिया। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सभी देखने वालों का, सुनने वालों का धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।